पापा की प्रेमिका थी। ये जानकर मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। मैडम 45 साल की होकर भी अभी तक कुंवारी थी। आखिर क्यों? मेरे लिए ये बहुत बड़ा सवाल था। दादाजी बोले, ये बात किसी को बताना मत, अपनी मम्मी को तो भूल कर भी मत बताना। ये तब की बात है जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारी स्कूल में नई टीचर आई थी, उसका नाम वैशाली मैडम था। पूरी स्कूल में यही चर्चा थी कि मैडम 45 साल से ऊपर की हो गई हैं, फिर भी अभी तक अविवाहित हैं। मैडम कैसी होंगी, कड़क या प्यार से पढ़ाने वाली? मेरे दिमाग में उनको लेकर ढेरों सवाल थे। मैडम जब हमारी कक्षा में पहली बार आई तो मैं उनको देखते ही रह गई। मैडम की हाइट बहुत ही कम थी, 4.25 फीट के आसपास थी। वह दुबली पतली सी थी। 45 की उम्र में भी उनका वजन 45 किलो से ज़्यादा नहीं था। मैडम ने ब्लैक बोर्ड के पास खड़ी होकर अपना परिचय दिया। फिर पूरी कक्षा में सरसरी सी दृष्टि डालते हुए वह धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आकर बैठ गई। मैं अजीब सी फीलिंग थी। मेरा तो दिल धक धक करने लगा था। मैं गर्दन झुकाकर सिकुड़ी सी चुपचाप बैठी थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई टीचर मेरे डेस्क पर मेरे साथ बैठी हो। मुझे शर्माते देखकर मैडम ने मेरे सर पर हाथ फेरा, फिर बोली, ऐसे क्यों शर्मा रही है? टीचर हूँ, कोई भूत थोड़ी हूँ। कक्षा की सारी लड़कियां मेरी तरफ देख रही थी, कई हंस रही थी तो कुछ लड़कियां ऐसे हालत को देखकर ऐसे शर्मा रही थी जैसे मैडम उनके पास बैठी हो। मैडम ने मुझसे पूछा, क्या नाम है? मैं गर्दन झुकाए हुए बोली, मानसी। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा नाम सुनकर मैडम भावुक हो गई हो। वह लड़चती आवाज में बोली, बहुत प्यारा नाम है, तुम भी बहुत प्यारी हो। कहते हुए उन्होंने एक हाथ से मेरा गाल पकड़कर खींचा। मैं 17 साल की हो चुकी थी, अगले साल बालिग होने वाली थी। उनका इस तरह प्यार से मेरा गाल खींचना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कोई प्राइमरी कक्षाओं की बच्ची थोड़ी थी। मैडम बोली, तुम्हारे पापा फौज में है ना? मैंने एक बार तिरछी नजर से उनकी तरफ देखा, फिर हाँ में गर्दन हिलाई। मैडम बोली, मैं तुम्हारे पापा को जानती हूँ, वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे। इतना कहकर वह मेरे पास से उठ गई। फिर अन्य लड़कियों से बातें करने लगी। मुझे बड़ा अजीब लगा था कि मैं कभी भी उनसे नहीं मिली थी। फिर कैसे उनको पता चला मेरे पापा फौज में हैं, या फिर मैं उनके साथ पढ़ने वाली की बेटी हूँ? वैशाली मैडम पहले ही दिन मेरे दिमाग में घुस गई थी। एक रहस्य बनकर वह मैथ की टीचर थी, मगर उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी महारत हासिल थी। स्कूल में आते ही उन्होंने मेरे ऊपर खास ध्यान देना शुरू कर दिया था। स्कूल के पास ही मैडम ने एक मकान किराए पर ले रखा था, जो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। 2-4 दिन में ही मैडम को पता चल चुका था कि मैं मेधावी स्टूडेंट हूँ। इसलिए एक दिन मुझसे बोली, मानसी बेटा, तुम कल से रोज शाम को 2 घंटे मेरे मकान पर आओगी। मैं तुम्हें सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊंगी। तुम पढ़ाई में काफ़ी होशियार हो, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम टॉप करो। मैं बोली, आपकी ट्यूशन फीस क्या होगी मैम? मैडम बोली, पागल है क्या, तुमसे फीस लूंगी क्या? तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। तुम्हारे पापा को जब पता चलेगा तब वह क्या कहेंगे कि वैशाली ने मेरी बेटी से फीस ली। तुमसे फीस लेने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती बिटिया। मैंने घर जाकर मम्मी को बताया कि नई मैडम मुझे फ्री में ट्यूशन देना चाहती हैं। यह सुनकर मम्मी बहुत खुश हुई, क्योंकि उनकी एक बड़ी टेंशन दूर हो गई थी। क्योंकि मम्मी चाहती थी मैं प्राइवेट स्कूल में पढूं, मगर उसके लिए मुझे शहर जाना पड़ता। दादाजी नहीं चाहते थे मैं बसों में धक्का खाते हुए शहर जाऊं। इस कारण मुझे गांव में ही सरकारी स्कूल में पढ़ाया जा रहा था। शाम को पापा का फोन आया, तब मैंने पापा से पूछा, पापा क्या आप वैशाली मैडम को जानते हो? पापा बोले, नहीं बेटा, मैं नहीं जानता। मैं बोली, मगर पापा, मैडम तो कहती हैं वह आपको जानती हैं, आपके साथ कॉलेज में पढ़ी हैं। पापा ने काफ़ी देर जवाब नहीं दिया। मैंने जिद करते हुए कहा, बताओ ना पापा, मैं कल से मैडम के पास ट्यूशन लेने जाऊंगी। वह रोज 2 घंटे मुझे फ्री में पढ़ाएंगी। पापा बोले, मैं वैशाली नाम की लड़की के साथ पढ़ा तो हूँ, मगर वह टीचर बन गई, ये मुझे पता नहीं है। मैं जोश में बोली, पापा वह दुबली पतली सी हैं, हाइट भी कम है। मैं कल उनके पास जाऊंगी, तब मैम से आपकी बात करवाऊंगी। पापा जल्दी में बोले, ठीक है तुम चली जाना, मगर बात करवाने की जरूरत नहीं है, मुझे वह ढंग से याद भी नहीं है। इतना कहकर पापा ने फोन काट दिया। मेरे पापा शर्मीले स्वभाव के थे, शायद इसलिए उन्होंने बात करने के लिए मना कर दिया है। यह सोचकर मैंने बात करवाने का विचार दिमाग से निकाल दिया। अगले दिन जब मैं मैडम के घर गई, तब उनके कमरे में एक गाना बज रहा था, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ तब तक दुल्हन नहीं दूल्हे हाथ है, तब तक बहुनी नहीं बाबू हाथ। मैं अचानक उनके कमरे में चली गई थी। मैंने देखा मैडम गानों को साथ में दोहरा रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे देखते ही मैम ने तुरंत गाना बंद कर दिया और दूसरी तरफ मुंह करके झट से आंसू पोंछ डाले। फिर मुझसे बोली, अरे तू आ गई बिटिया। कहते हुए उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। फिर वह गंभीर होकर मुझे पढ़ाने लगी। एक एक संक्रिया को बड़े ही सरल तरीके से समझाकर पढ़ाया। पहले ही दिन से मैम ने फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री तीनों को पढ़ाना शुरू कर दिया था, मगर बात पढ़ाने तक सीमित नहीं थी। मुझे ऐसे ट्रीट करती थी जैसे मेरी मम्मी करती थी। मेरे खाने से लेकर मेरे पहनावे तक मैं इंटरफेयर करती थी। वह मुझ में इतनी रुचि क्यों ले रही थी, इसका पता भी मुझे जल्द ही लग गया। एक दिन मैं
दादाजी के पास बैठी थी तब दादाजी ने पूछ लिया, बिटिया वह तुम्हारी नई टीचर कौन से गांव की है? मैंने दादाजी को गांव का नाम बताया तो दादाजी चौंक पड़े, बोले नाम क्या है उसका? मैं बोली वैशाली मैडम। इतना सुनते ही दादाजी के चेहरे पर अजीब से भाव आए और चले गए। मैं बोली क्या हुआ दादाजी, क्या आप उन्हें जानते हो? दादाजी बोले हाँ जानता हूँ, ये वह लड़की है जिसके साथ तेरा बाप शादी करने की जिद कर रहा था। कॉलेज में उसके साथ पढ़ता था, उसी समय पसंद कर बैठा। इसके घर वाले यहाँ रिश्ता लेकर भी आए थे, तब मैं उसे देखने भी गया था। वह मेरियल सी ठिगनी सी थी, मुझे जरा भी पसंद नहीं आई। दूसरी बात ये थी कि तेरे नाना जी मेरे दोस्त थे। मैं उनकी बेटी के साथ यानी तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारे पापा की शादी का वादा कर चुका था। वैशाली मैडम मेरे पापा की प्रेमिका थी। ये जानकर मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। मैडम 45 साल की होकर भी अभी तक कुंवारी थी, आखिर क्यों? मेरे लिए ये प्रश्न था। दादाजी बोले ये बात किसी को बताना मत, अपनी मम्मी को तो भूल कर भी मत बताना। किसी को नहीं बताने की बात कहकर दादाजी ने रहस्य और भी गहरा कर दिया था। अब मुझे समझ में आ रहा था कि क्यों वैशाली मैडम मुझे इतना प्यार करती हैं, क्यों मेरी इतनी परवाह करती हैं। वह कहते हैं ना, प्रिय ही नहीं उससे संबंधित हर चीज मेरे अंदर अपनत्व ढूंढ रही थी। मुझे छूकर, मुझे लाड लड़ाकर अपने दिल को तसल्ली दे रही थी। मेरा छोटा भाई पापा के साथ रहता था, पापा उसे सैनिक स्कूल में पढ़ा रहे थे। मैडम ने पूछा भी था कि तेरा भाई कहाँ पढ़ता है, शायद वह उसे भी देखना चाहती थी। तब मैंने बताया था कि वह पापा के साथ रहता है। सुनकर मैडम उदास हो गई थी। पहले तो मुझ में इतनी समझ नहीं थी, मगर अब मुझे सब समझ में आ रहा था। वह पापा के बच्चों में अपने बच्चे देख रही थी। अब मेरा उनके प्रति नजरिया बदल गया था। अब उनका इतना प्यार दिखाना मुझे अटपटा नहीं लगता था। कभी कभी तो मैं मैम के चेहरे को घूरने लगती थी। वह इस उम्र में भी बहुत प्यारी लगती थी। मैं सोचने लग जाया करती थी कि अगर मम्मी से पापा की शादी नहीं होती तो आज वैशाली मैडम मेरी मम्मी होती। एक दिन जब मैं उनके घर पढ़ने गई तब बरसात के कारण घर में फिसलन थी। मैं फिसलकर धड़ाम से गिर पड़ी। मेरे गिरते ही मैम ऐसे दौड़कर मेरे पास आई जैसे कोई हिरनी अपने बच्चों को परेशानी में देखकर विचलित हो जाती है। मैडम ने तुरंत मुझे गोद में उठाया और कमरे में ले आई। मेरा वजन उस वक्त वैशाली मैम से कम तो हरगिज नहीं था, फिर भी उन्होंने झटके से मुझे गोद में उठा लिया था। मुझे बड़ा अजीब लगा था। मैं बोल रही थी कुछ नहीं हुआ मैम, मैं ठीक हूँ, मगर उन्होंने सुना ही नहीं था। मुझे मेरी मम्मी की तरह डांट रही थी, इतनी बड़ी हो गई, तुझे ढंग से चलना भी नहीं आता क्या? बरसात के समय फिसलन रहती है, इतना तो ध्यान रखना चाहिए ना। वह डांटते हुए बड़बड़ा रही थी और मैं उनके मुंह की ओर देखे जा रही थी। मैम ने देखा मेरे तखने के पास थोड़ी सी खरोंच लग गई थी। वह बोली देखो कितनी चोट लगी है, मैं भी दवा लगा देती हूँ। वह मेरे पैर में ऐसे दवा लगा रही थी जैसे कोई गहरा जख्म हो गया हो, जबकि वास्तविकता यह थी कि इतनी सी चोट की मैंने कभी परवाह ही नहीं की थी। इतना प्यार, इतनी परवाह। मुझे शक हो रहा था कि मैम आज भी मेरे पापा से प्यार करती थी। पापा नहीं मिले तो उन्होंने शादी भी नहीं की थी। उस दिन के बाद मैं जासूस बन गई थी, क्योंकि मेरे दिल में अजीब से ख्याल आ रहे थे। मुझे जानना था कि क्या मैम आज भी मेरे पापा से बात करती हैं, क्या पापा मेरी मम्मी को धोखा दे रहे हैं। अब मुझे बात की तह तक जाना था। आखिर मम्मी के लिए भी मेरा कोई फर्ज बनता था। मैंने काफी दिनों की मशक्कत के बाद उनके मोबाइल का पैटर्न लॉक जाना, फिर जब भी मुझे मौका मिलता मैं उनका मोबाइल चेक करने लगती थी। कुछ दिनों में मैंने उनका पूरा मोबाइल खंगाल डाला। ना तो उनके पास पापा के नंबर थे, ना ही उनकी कभी पापा से बात हुई थी। हाँ, वह फेसबुक पर पापा की फ्रेंड लिस्ट में जरूर थी, मगर मैडम की आईडी खुद के नाम से नहीं बल्कि एक लड़के के नाम से थी। लड़का बनकर मैडम पापा द्वारा डाली गई सभी फोटो छुपकर देखा करती थी। इस बात का पापा को भी नहीं पता था। पापा ने हमारे पूरे परिवार की फोटो डाल रखी थी। मैं समझ गई मैडम मुझे स्कूल में पहले ही दिन कैसे पहचान गई थी। फेसबुक के कारण वह हमारे परिवार के हर सदस्य को जानती थी। अब मेरी जिंदगी में अजीब सा भूचाल आ गया था। बोर्ड की परीक्षा देनी थी। मैडम दिल लगाकर मुझे पढ़ा रही थी, मगर मैं ज्यादातर उनके बारे में ही सोचती रहती थी। मैडम तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मैं उनका रहस्य जान गई हूँ। हम गणित के स्टूडेंट भी अजीब होते हैं, सोचते ज्यादा हैं और बोलते कम है। बोलते हैं तो अपने पसंदीदा इंसान के सामने ही खुलते हैं। मैडम भी मेरी तरह ही थी, स्कूल में अलग थलग सी रहती थी। जब उनका खाली पीरियड होता था तब वह गुमसुम सी अकेली बैठी रहती थी। एक दिन घर में ट्यूशन के समय मैंने हिम्मत करके मैडम से पूछ ही लिया, मैम आपने शादी क्यों नहीं की? मेरे सवाल से मैडम थोड़ा सा घबरा गई, शायद इस डर से कि कहीं मुझे उनकी सच्चाई पता न चल गई हो। कुछ सोचकर वह बोली, ऐसे ही नहीं की बेटा, 32 साल की उम्र में टीचर बनी थी। जब तक टीचर बनी तब तक शादी की उम्र निकल गई थी। अब मन नहीं करता। बहुत ही कम शब्दों में मैडम ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया था, या यूँ कहिए कि उनका फिक्स जवाब था जो शायद वह सबको
दिया करती थी। एक बार मुझे बुखार चढ़ गया था, तब मैं ना स्कूल गई और ना ही मैडम के पास ट्यूशन पर गई थी। मैडम को शायद किसी लड़की ने बता दिया था कि मैं बीमार हूँ। उस दिन वह छुट्टी के बाद अनमनी सी होकर मेरे घर आ गई थी। यह पहली और आखिरी बार था जब वह हमारे घर आई थी। वह पहली बार मम्मी से रूबरू मिली थी। दोनों ने एक दूसरे से नमस्ते की थी। फिर मैडम मेरे कमरे में आई, मेरा माथा छूकर देखा और बोली, हॉस्पिटल नहीं गई क्या? मम्मी बोली, घर में बुखार की टेबलेट पड़ी थी मैडम जी, मैंने इसे दे दी थी। सुबह तो बुखार उतर गया था मगर अब शायद वापस चढ़ गया है। मैडम ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर बोली, चल मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलती हूँ, वायरल चल रहा है, बिना चेक कराए इस तरह गोली नहीं लेनी चाहिए। वह मेरी माँ के सामने मेरी माँ बन रही थी। मम्मी भी कुछ नहीं बोली। उसके बाद वह मुझे अपनी स्कूटी से हमारे गाँव के छोटे से हॉस्पिटल में ले गई, दवा दिलवाई, फिर वापस मुझे घर छोड़ गई। जाते समय 1000 हिदायतें दे गई थी। उसके जाने के बाद मम्मी हंसते हुए बोली, मानसी तू तो मैडम जी के घर गोद चली जा, बेचारी को बेटी का सुख मिल जाएगा, देख तुम्हारी कितनी फिक्र करती है। मैंने मम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। मैं मन ही मन सोच रही थी कि अगर मैडम जी की असलियत मम्मी को पता चल जाए तो उसे घर में प्रवेश भी नहीं करने देगी। फिर वह दिन भी आ गया जब पापा छुट्टी में आए हुए थे। मैडम को पता चला तो बोली, तुम्हारे पापा मेरे लिए क्या लाए हैं? उनका यह सवाल सुनकर मैं अचानक से सीरियस हो गई थी। तब मैडम ने बात बदलते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, कहते हुए वह फिर से पढ़ाने लगी। मैंने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए पूछा, कल पापा को आपसे मिलाने लाऊं क्या? मेरे इतना कहते ही मैडम घबरा गई। उनकी सांसें तेज चलने लगी थी। जब मैडम ने देखा मैं उनके चेहरे की तरफ ही देख रही हूँ तो वह तुरंत ही नॉर्मल हो गई। फिर बोली, नहीं यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, मुझे टाइम मिलेगा तब मैं तुम्हारे घर आकर मिल लूंगी। मगर मैं भी कम नहीं थी, मुझे शायद कुछ जानना था, शायद बहुत कुछ जानना था। अगले दिन मैंने पापा से कहा, पापा आज आप मेरे साथ मैडम के घर चलो, वह मेरी पढ़ाई के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहती हैं। पापा तो एकदम ही घबरा गए, बोले, मुझसे क्या बात करनी है? वह पढ़ा रही है और तुम पढ़ रही हो, रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा उसने तुम्हें क्या पढ़ाया। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मैडमों से बात करने में झिझक महसूस होती है। मम्मी बोली, वह बेचारी हमारी बेटी को फ्री में पढ़ा रही है और आपके पास 2 पल उनसे मिलने के लिए भी नहीं है, वह क्या सोचेगी? आप अभी मानसी के साथ टीचर के घर जाओ, ये पढ़ाई में कैसी है, कितने नंबर आएंगे, सब पूछ कर आना। अब पापा फंस गए थे, मना नहीं कर पाए और चुपचाप मेरे साथ हो लिए। ये दिन मेरी जिंदगी का स्पेशल दिन था। पता नहीं मैं गलत थी या सही थी, बस मुझे देखना था कि वह जब मिलेंगे तब कैसे रिएक्ट करेंगे। मैडम ने जैसे ही पापा को देखा उनका चेहरा अचानक से बदल गया था। प्रेम, खुशी, घबराहट, न जाने कैसे कैसे भाव उनके चेहरे पर नजर आए थे। मगर वह अच्छी अभिनेत्री थी, तुरंत संभल गई और पापा से बोली, नमस्ते। पापा ने भी दोनों हाथ जोड़ दिए थे। मैडम ने पापा को बाहर आंगन में बिठाया, फिर मेरे साथ कमरे में आकर बोली, तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि पापा को साथ ला रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं बोली, मैं चुपचाप किताब खोलकर बैठ गई। मैडम ड्रेसिंग शीशे के सामने खड़ी होकर अपना मेकअप ठीक करने लगी थी। मैं ना समझ बनकर चोर नजरों से मैडम को देख रही थी। प्रेमी से बात करने वाली थी, थोड़ा बहुत सजना सवरना तो बनता था। मेकअप करने के बाद वह बोली, तुम पढ़ाई करो, मैं उन्हें चाय बना देती हूँ, कहकर वह रसोई में चली गई। फिर चाय बनाई, चाय का कप पापा को देकर उनके करीब ही कुर्सी पर बैठ गई। वह लोग मुझसे दूर खुले में बैठे थे मगर मैं उनकी बात सुनने के लिए कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई थी। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मगर बच्ची तो थी, उस वक्त सब कुछ जान लेने का जुनून सवार था मुझ पर। मैडम ने बात शुरू की, कैसे हो? पापा नजरें झुकाए हुए ही बोले, अच्छा हूँ। मैडम बोली, कितने दिन की छुट्टी लेकर आए हो? पापा बोले, कल वापस चला जाऊंगा। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। वह बहुत धीरे बोल रहे थे मगर मैं भी मोर जैसे कानों के साथ सुन रही थी। काफी देर बाद चुप्पी को तोड़ते हुए पापा बोले, सुना है तुमने अभी तक शादी नहीं की? मैडम ने चाय का छोटा सा घूंट लिया, फिर कमरे की तरफ देखा जैसे मैं सुन तो नहीं रही हूँ। फिर वह खड़ी होकर चेक करने कमरे की तरफ आई। मैं दौड़कर खिड़की से हट गई और किताब कॉपी लेकर सवाल निकालने का नाटक करने लगी। मैडम मेरे पास आई, फिर बोली, जब तक मैं तुम्हारे पापा से बात करूं तुम ये तीनों सवाल निकाल लो। मैंने सहमति में गर्दन हिला दी। वह वापस चली गई। उसके जाते ही मैंने फिर से खिड़की पकड़ ली। वह पापा से बोली, हाँ मैंने शादी नहीं की। पापा बोले, क्यों नहीं की? वह ऊपर खुले आसमान को निहारते हुए बोली, बस यूं ही नहीं की, मन ही नहीं किया किसी और की होने के लिए। पापा समझाते हुए बोले, इतनी लंबी पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है, अकेले कैसे गुजारोगी? मैंने देखा मैडम ने ऊपर चेहरा इसलिए किया था ताकि आंसू नीचे न गिरे, मगर चेहरा नीचे करते ही आंसू झलक कर गालों पर आ गए थे जो उसने चुपके से पोंछ लिए। वह धीरे से बोली, तुम्हारी यादें है ना, अकेली कहाँ हूँ? पापा भी उदास हो गए थे, बोले, तू आज भी जिद्दी और पागल है,
ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजरती, इंसान को प्रैक्टिकल होना पड़ता है। वह फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, तुम हो गए ना प्रैक्टिकल, मुझे नहीं होना। पापा बोले, तुम आज भी मुझे गुनहगार मानती हो? मैडम बोली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। पापा सफाई देते हुए बोले, अपने पिता का अकेला बेटा हूँ, पितृ ऋण उतारना था, वही किया जो वह चाहते थे। मैडम बोली, तुम क्यों अपराध बोध में पड़ते हो? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, अच्छा कमा रही हूँ, चैन से खा रही हूँ। पापा खड़ा होते हुए बोले, अच्छा मैं चलता हूँ। मैडम ने आंखें बंद की, कुर्सी पर पूरी तरह पसरते हुए बोली, हाँ तुम जाओ। फिर पापा चुपचाप चले गए। मैडम काफी देर तक यूं ही कुर्सी पर बैठी रही, फिर खाली कप उठाए और रसोई में चली गई। आधे घंटे तक वह रसोई में ही रही, पता नहीं इतनी देर तक क्या करती रही थी। फिर मेरे पास आकर बोली, बेटा तुम भी घर जाओ, आज मुझे बाजार जाकर कुछ सामान लाना है। मैं कुछ देर और वहाँ रुकना चाहती थी, मगर उनका आदेश मानना पड़ा, इसलिए मैं वापस अपने घर आ गई। पापा उस रात उदास से थे, फिर वह सुबह अपने ड्यूटी पर चले गए। दूसरे दिन दादाजी ने मुझे बुलाया, फिर पूछा, तुम्हारे पापा उस मैडम के घर गए थे क्या? मैंने हाँ में सिर हिलाया। दादाजी की आंखें सोचने वाले अंदाज में गोल हो गई थी, मगर वह आगे कुछ नहीं बोले। मेरी परीक्षाएं नजदीक थी, इसलिए मैंने सब कुछ भुलाकर अपनी तैयारी में मन लगा लिया था। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में परीक्षाएं खत्म हो गई थी, अब मैं फ्री थी, स्कूल से मेरी छुट्टी हो गई थी। फिर भी मैं शाम के समय मैडम के पास चली जाया करती थी, उनका मोबाइल लेकर उसमें गेम खेला करती थी। एक दिन उनके हाथ से लिखा हुआ पन्ना मेरे हाथ लग गया, मैं उसे घर ले आई। वह पन्ना आज भी मेरे पास है, उसमें एक कविता सी लिखी हुई है, जिसमें वैशाली मैडम ने अपना दर्द उड़ेल रखा है। कविता इस प्रकार है, जिंदगी तेरा किनारा क्या है, अनजान राहें हैं, सहारा क्या है, दिन छोटे हैं, बड़ी लंबी रातें हैं, तन्हाइयों में ही सही उससे करनी बहुत बातें हैं। ये चांद तू जरा धीरे चलना, अकेली हूँ अंधेरों से डर लगता है, अगर 4 दिन की जिंदगी है तो क्यों इतना लंबा सफर लगता है, कितने दीप जलाए हैं मैंने फिर भी अंधेरा गहरा हुआ है, ये वक्त तू भी चलता क्यों नहीं है, एक अरसे से क्यों ठहरा हुआ है। कविता बहुत लंबी है, पूरी नहीं लिखी जा सकती। फिर गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी, मैडम अपने गांव चली गई थी। छुट्टियों के बाद वापस जब स्कूल खुले तब मैं दौड़कर मैडम के मकान पर गई, मगर मकान को ताला लगा हुआ था। बाद में मुझे पता चला कि मैडम का छुट्टियों में ट्रांसफर हो गया, वह रिलीव होकर चली गई, अब वापस नहीं आएंगी। मुझे बहुत दुख हुआ, जाते जाते मिलकर भी नहीं गई थी। मेरा रिजल्ट आया, मैंने जिला टॉप किया था, मैं अपनी खुशियाँ उनसे बांटना चाहती थी, मगर वह तो जा चुकी थी। उस बात को 12 साल गुजर चुके हैं, मेरी शादी हो चुकी है, मैं 1 साल के बेटे की माँ बन चुकी हूँ। इस समय मैं भी एक टीचर हूँ, मेरी ड्यूटी मेरे ससुराल में ही है। कल ही पता चला है वैशाली मैडम की ड्यूटी मेरे ससुराल के पास ही एक गाँव में है। आज मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, अपने बेटे को भी साथ ले जा रही हूँ। शाम का समय था, मैं अपनी गाड़ी से वैशाली मैडम के मकान पर पहुंची। बेटे को गोद में लेकर मैंने उनके गेट के बाहर से कुंडी खुड़काई। गेट खुलते ही गर्म शॉल में सिमटी वैशाली मैडम मेरे सामने थी। वह बहुत बदल गई थी, पहले से थोड़ी भारी हो गई थी, बालों में भी सफेदी झांकने लगी थी। वह मुझे देखते ही पहचान गई, बोली, मानसी तुम? मैं टपाक से बोली, हाँ माँ मैं आ गई हूँ, बहुत दिन लगे आपको ढूंढने में। वह दरवाजे से हटते हुए आश्चर्य से मेरे मुंह की तरफ देखते हुए बोली, माँ? मैं हंसते हुए बोली, हाँ आप मेरी माँ जैसी ही तो हो, जो औरत मेरे पापा को दिल में रखकर जी रही है वह मेरी माँ ही हुई ना। मेरे इतना कहते ही उनके चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी, चेहरे पर चिंता की लकीरें भी उभर आई थी। मैं अपने बेटे को उनकी गोद में देते हुए बोली, लो अपने नाती को पकड़ो, देखो अपनी नानी की गोद में जाने के लिए कैसे तड़प रहा है। मेरे बेटे को गोद में लेते हुए उनके मुंह से अस्पष्ट सा सब निकला, नानी। मैं बोली, आप इतनी घबरा क्यों रही हो, मैं सब कुछ जानती हूँ, मैंने उस दिन आपकी और पापा की बातें सुन ली थी। मुझे ये भी पता है कि अगर दादाजी मान जाते तो मैं आपकी कोख से पैदा होती, डरो मत, मैं ये सब जानती हूँ, ये बात किसी को नहीं पता। मैडम ने पहले तो मुझे सुनी सुनी आंखों से देखा, फिर मेरे बेटे को पागलों की तरह चूमने लगी, साथ में बोलती जा रही थी, ये प्यारा सा बच्चा मेरा नाती है, मैं इसकी नानी हूँ, मेरा भी परिवार है क्या, मैं अकेली नहीं हूँ। उनकी विक्षिप्त जैसी हालत देखकर मुझे भी रोना आ गया था। मैं उनसे लिपटे हुए बोली, हाँ माँ मैं आपका परिवार हूँ, 12 साल हो गए मैंने रोज आपको याद किया, आप तो चुपके से चली आई थी। मैं जानती हूँ आपका हमारे गांव से ट्रांसफर मेरे दादाजी ने करवाया था, उन्हें पता चल गया था, पापा आपसे मिलने गए थे, दादाजी की राजनीतिक पार्टियों तक पहुंच है, मेरे दादाजी आपके जिंदगी के विलन थे। मैडम ने मुझे डांटते हुए कहा, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मेरी जिंदगी में रुकमणी बनना लिखा ही नहीं था, मगर मैं राधा बनकर खुश हूँ बेटा। उसके बाद मैं रात भर उनके साथ रही, फिर सुबह लौट आई, अब हर संडे मैं उसके साथ बिताती हूँ। मैंने निर्णय कर लिया है कि उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपने साथ रखूंगी और अपना बेटा उन्हें गोद दे दूंगी, अब वह बिना परिवार के नहीं रहेंगी।